हेलो गाइज, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने राज्यसभा के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा। हमने उसकी संरचना, कार्यपाल, शक्तियां और विशेषताएं अच्छे से समझी। आज की क्लास में हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि लोकसभा क्या है, इसकी क्या संरचना है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, इसका सदस्य बनने की योग्यता क्या होती है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा की शक्तियां कौन कौन सी हैं, मनी बिल में लोकसभा की क्या भूमिका होती है और सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों होती है। तो आज की क्लास में आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मिलने वाला है। साथ ही साथ इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इस क्लास में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में लोकसभा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लोकसभा जो भारतीय संसद का सबसे महत्वपूर्ण सदन होता है। तो हम भारतीय संसद के बारे में बात कर रहे थे। जो इंडियन पार्लियामेंट होती है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। एक राष्ट्रपति होते हैं, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। जब कोई भी बिल होता है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है, उसके पास वो राष्ट्रपति के पास जाता है। उसके बाद में राष्ट्रपति उसको अप्रूव करता है और जैसे ही वो अप्रूव होता है तो जो बिल होता है वो कानून बन जाता है। तो इन जो सदन होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है जो हमारी पार्लियामेंट होती है। एक उसमें राष्ट्रपति होते हैं, एक लोकसभा होती है जिसको लोअर हाउस बोला जाता है और एक राज्यसभा होती है उसको अपर हाउस बोला जाता है। जो लोअर हाउस होती है वो पीपलों के द्वारा इलेक्ट की जाती है, जबकि जो इलेक्टेड बाय स्टेट जो राज्यसभा होती है वो स्टेट के द्वारा इलेक्ट की जाती है। तो आज की क्लास में हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे। तो लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है। इसे जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो जो लोकसभा होती है वो हमारी जो संसद होती है उसका निचला सदन होता है, जबकि जो राज्यसभा होती है उसको उसका उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है। तो जो लोकसभा होती है वो भारत की संसद का निचला सदन है। इसे जनता का सदन कहा जाता है। जनता का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लोकसभा होती है उसके जो सदस्य होते हैं उनको डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है, अर्थात उसमें डायरेक्ट हम क्या देती है जनता? वोट देती है। क्या देती है? वोट देती है। तो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, क्योंकि जनता डायरेक्टली वोट देती है, इसलिए लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया जो हमारी भारतीय संसद होती है वो 3 भागों से मिलकर बनती है, एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरी राज्यसभा। तो जो ये बात है वो संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। तो जो संविधान का आर्टिकल 79 है उसमें कहा गया है कि जो भारतीय संसद है वो 3 भागों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब बात की जाए लोकसभा में, तो लोकसभा में जो टोटल सीट है वो मैक्सिमम 252 हो सकती है। उसमें से 530 है वो राज्यों से होती हैं, 20 होती हैं केंद्र शासित प्रदेश से होंगी और 2 है वो एंग्लो इंडियन से होंगी। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट है वो 552 हो सकती है, जिसमें से 530 है राज्यों से होंगी, 20 केंद्र शासित प्रदेश से होंगी और उसमें 2 एंग्लो इंडियन शामिल होते हैं। लेकिन जो वर्तमान में लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो 543 है, जिसमें से 530 है वो स्टेट से आते हैं और जबकि 13 सदस्य हैं जो यूनियन टेरिटरी से आते हैं। पहले ये 545 थी, लेकिन संविधान के अनुसार 104वां संविधान संशोधन 2020 में किया गया, जिसके बाद में जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे उनको क्या कर दिया, इसमें से 545 में से हटा दिया गया। तो जब 545 में 2 हटा दिया गया तो कितनी बची? 543। तो वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो 543 है। पहले ये 545 थी, 545 में से 2 सदस्यों को हटा दिया गया जो एंग्लो इंडियन थे, तो इसलिए लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 543 है। तो मैक्सिमम 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 543 है। तो लोकसभा की संरचना मैंने आपको बताया कि संविधान का आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना की बात करता है। अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, 530 राज्यों से होते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं,
दो एंग्लो इंडियन होते हैं, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत जो दो एंग्लो इंडियन है उनको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अगर बात की जाए वर्तमान में लोकसभा में जो सदस्य हैं वो कितने होते हैं, 540 होते हैं, 543 हैं, जिनमें से 530 हैं वो राज्यों से लिए गए हैं, 530 राज्यों से लिए गए हैं, और जो 13 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से लिए गए हैं। लेकिन जो दो एंग्लो इंडियन पहले लिए जाते थे उनको 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत समाप्त कर दिया गया है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि कैसे, कितने सदस्य। तो जब लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 थी, जिसमें 530 राज्य से थे, 20 केंद्र शासित प्रदेश से थे और 2 एंग्लो इंडियन नामित सदस्य होते थे। ये अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ था। 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा यह संख्या 552 की गई थी। पहले यह संख्या कुछ और थी, 500 थी, लेकिन 31वां संविधान संशोधन 1973 किया गया, जिसके बाद में जो मैक्सिमम संख्या कितनी की गई, 552 की गई। तो वर्तमान में जो लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य हैं, जिसमें से 530 राज्य से और 13 केंद्र शासित प्रदेश से हैं, तथा जो 2 एंग्लो इंडियन थे उनको हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत, जो मैंने आपको अभी पिछली क्लास में बताया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर क्या की गई थी, स्थिर की गई थी। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। उस समय जो लोकसभा की जो सीटें थी, जो 552 मैक्सिमम थी, वो स्थिर की गई थी 1971 की जनगणना के अनुसार। लेकिन 84वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा ये व्यवस्था 2026 तक बढ़ाई गई है। तो अभी जो ये व्यवस्था है, जो सीटों की मैक्सिमम संख्या है वो 552 की गई है, वो 2026 तक है। 2026 के बाद नई जनगणना के आधार पर सीटों में क्या होगा, बदलाव संभव है। तो जो वर्तमान में जो 552 मैक्सिमम सीटें लोकसभा की हो सकती हैं, वो 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि 2026 तक इतनी ही रहेंगी। 2026 के बाद जब नई जनगणना होगी तो उसके आधार पर इन सीटों में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। ये सीटें क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, 552 से बढ़कर 600 भी हो सकती हैं, 700 भी हो सकती हैं। लेकिन वर्तमान में मैक्सिमम 552 है, लेकिन वर्तमान में मैक्सिमम 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में टोटल कितनी है, 543 है, जिसमें 13 केंद्र शासित प्रदेश से हैं और 530 राज्यों से हैं। पहले 2 एंग्लो इंडियन भी होते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं लोकसभा के चुनाव की। तो चुनाव प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट चुनाव होता है, और हम डायरेक्ट उसमें क्या देते हैं, वोट देते हैं। जब जनता डायरेक्ट वोट देती है तो उसको कौन-सा बोला जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है, मतलब जो भी 18 वर्ष से अधिक ऊपर है वो नागरिक क्या देता है, वोट देता है। एक सांसद अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और जिसके चुनाव होते हैं वो लोकसभा के हर 5 वर्ष में होते हैं। तो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो हर 5 वर्ष में किए जाते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट चुनाव के द्वारा चूज किए जाते हैं। डायरेक्ट चुनाव होता है प्रत्यक्ष, जिसमें डायरेक्ट जनता क्या देती है, वोट देती है। और जो भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होता है वो क्या देता है, इसमें नागरिक होता है, वो क्या देता है, वोट देता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा का सदस्य बनने की क्या योग्यता है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए। किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का वो क्या होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए। संविधान के प्रति शपथ और प्रतिज्ञा लेनी होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अनुसार आयोग घोषित न हो। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कुछ कानून लिखे हुए हैं, उनके अनुसार वो आयोग घोषित नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता उसको होना चाहिए, और संविधान के प्रति शपथ लेनी होती है। तो लोकसभा सदस्य बनने की ये क्या होती हैं, योग्यताएं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि जब एक लोकसभा सदस्य चुना जाता है तो वो कितने साल तक कार्य करता है, क्या उसको बीच में हटाया भी जा सकता है, तो उसकी बात की गई है इसमें। तो लोकसभा का कार्यकाल की हम बात करेंगे। जो संविधान के आर्टिकल 83 के 2 में लोकसभा के कार्यकाल का प्रावधान है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है,
5 वर्ष का होता है। यह 5 वर्ष की अवधि पहली बैठक की तिथि से गिनी जाती है। जब लोकसभा का निर्माण होता है, जब नई लोकसभा बन के आती है, उसकी जो पहली बैठक होती है उससे 5 साल तक का उसका क्या रहता है, कार्यकाल होता है। मान लीजिए लोकसभा की पहली बैठक 1 जनवरी 2020 को हुई, तो लोकसभा की पहली बैठक जब 1 जनवरी 2020 को हुई, तो 1 जनवरी 2020 से जो 5 साल बाद 1 जनवरी 2025 तक लोकसभा का क्या चलेगा, कार्यकाल चलेगा। वैसा नहीं है, मान लीजिए चुनाव हुआ नवंबर में और दिसंबर 2019 में बीजेपी बहुमत में आ गई और वो जीत गई, तो जब उस लोकसभा की पहली बैठक होगी, चाहे वो जनवरी में हो या फरवरी में हो, जब लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उसी से तिथि गिनी जाती है और उस तिथि से 5 वर्ष तक लोकसभा का क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। कार्यकाल पूरा होने पर लोकसभा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे ही 5 वर्ष का कार्य पूरा होता है, लोकसभा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो लोकसभा को 5 साल का कार्य पूरा नहीं होने से पहले भी भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति यह कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। अगर राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करना है तो वो 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ये कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। अगर प्रधानमंत्री उन्हें सलाह दे कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि सरकार लोकसभा में बहुमत खो देती है तो सदन भंग किया जा सकता है। अगर मान लीजिए सरकार है जो लोकसभा में उसका बहुमत नहीं है, अब वो बहुमत कैसे होता है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाए, मतलब लोकसभा में अगर अपोजिशन वाले अविश्वास प्रस्ताव ले आए, अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए, सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो सदन भंग किया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को क्या देना होता है, इस्तीफा देना पड़ता है। अगर मान लीजिए संसद में अगर वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं लोकसभा में 50% से ज़्यादा, तो उसको क्या देना पड़ेगा, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है और संसद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी है, उस टाइम में जो लोकसभा का कार्यकाल होता है उसको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो कार्यकाल 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जाता है। मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होती है तो लोकसभा का कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। अगर फिर भी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो फिर उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है नेशनल इमरजेंसी के समय उसको बढ़ा दिया जाता है, 5 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है। ये कार्यकाल 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जाता है। पहले 5 साल तो रहता ही है, फिर 6 साल कर दिया जाता है, उसके बाद 7 साल कर दिया जाता है। अगर फिर भी नेशनल इमरजेंसी चल रही है तो उसको 8 साल कर दिया जाता है। लेकिन जैसे नेशनल इमरजेंसी समाप्त होती है उसके 6 महीने के भीतर विस्तार प्रभावी रहता है। तो अगर जैसे नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो गई तो उसके 6 महीने के अंदर, अधिकतम 6 महीने होते हैं, तब तक आप विस्तार कर सकते हो। 6 महीने के अंदर आपको क्या कराने पड़ेगा, दोबारा चुनाव कराना होता है। नई लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव कराए जाते हैं। जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो आपको मैक्सिमम 6 महीने मिलते हैं। उस 6 महीने के अंदर आप लोकसभा का चुनाव कराइए, नई लोकसभा का गठन कराइए आम चुनाव कराकर। तो नई लोकसभा की पहली बैठक से उसका नया 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है। तो जब नई लोकसभा की पहली बैठक होती है उसी से उसका नया 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है। तो मैंने इसमें आपने क्या समझा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ये 1-1 साल करके बढ़ाते हैं, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी हट जाती है तो आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 महीने तक ही आप विस्तार कर सकते हो। 6 महीने के भीतर आपको लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव कराने पड़ते हैं। उसके बाद जो लोकसभा बनकर लोकसभा के सदस्य चुन के आते हैं तो उनकी जो पहली बैठक होती है वहाँ से उनके 5 साल का कार्यकाल जोड़ा जाता है। उस पहली बैठक से उसके 5 साल तक उसका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। अगर वो अपना अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, अगर वो लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए तो संसद को भंग भी किया जा सकता है।
तो इसीलिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तो है ही है, लेकिन अगर वो लोकसभा अपना विश्वास खो दे सदन में तो उसको क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा के पदाधिकारी के। तो लोकसभा के अंदर एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होते हैं। हाँ, यहाँ पर आप थोड़ा इतना ही ध्यान रखिए कि अध्यक्ष कौन है, क्या क्या उसके कार्य हैं। जब हम अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में अगली क्लास में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ आपको समझाया जाएगा कि अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है, इसका काम क्या होता है। यहाँ इतना याद रखिए, लोकसभा के 2 पदाधिकारी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक लोकसभा अध्यक्ष होते हैं जो वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। अध्यक्ष का कार्य सदन की कार्रवाई चलाना होता है, अनुशासन बनाए रखना होता है सदन में, धन विधेयक का निर्णय करना होता है और बराबर की स्थिति में वो निर्णायक मत भी देते हैं। तो अध्यक्ष का कार्य सदन की कार्रवाई चलाना, धन विधेयक का निर्णय करना, बराबर की स्थिति में निर्णायक मत देना होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्रवाई चलाते हैं। और जो उपाध्यक्ष होते हैं, जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति होते हैं तो वो संसद की कार्रवाई को चलाते हैं। इस क्लास में इतना ही याद रखिए। अगली क्लास में हम पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि जो हमारी अगली क्लास होने वाली है वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड होगी, उसमें पूरा अच्छे से समझेंगे। यहाँ इतना याद रखिए, लोकसभा के पदाधिकारी 2 होते हैं, एक लोकसभा अध्यक्ष होता है और एक लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। जब अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा की कार्रवाई उपाध्यक्ष के द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोकसभा की शक्तियों की। तो लोकसभा के पास में कुछ शक्तियां होती हैं, जैसे सबसे पहले है वित्तीय शक्तियां। कौन सी शक्ति? वित्तीय शक्ति। लोकसभा वित्तीय मामलों में संसद का सबसे शक्तिशाली सदन है। अगर बात की जाए वित्तीय मामलों में, तो वित्तीय मामले में जो लोकसभा है वो राज्यसभा की तुलना में भी क्या है, शक्तिशाली है। तो लोकसभा वित्तीय मामलों में संसद का सबसे शक्तिशाली सदन है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर ही प्रस्तुत होता है। जो धन विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति की पहले अनुमति चाहिए होती है, और जो धन विधेयक होता है वो ओनली लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट वित्तीय शक्ति होती है कि लोकसभा वित्तीय मामलों में संसद का सबसे शक्तिशाली सदन है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की उस पर अनुमति की जरूरत होती है। धन विधेयक डायरेक्ट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक के मामलों में कुछ ज्यादा शक्तियां नहीं दी हुई हैं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। तो जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा होती है वो धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती, ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती। राज्यसभा केवल 14 दिनों के भीतर सुझाव दे सकती है। क्या दे सकती है? 14 दिन के भीतर राज्यसभा सुझाव दे सकती है। अब लोकसभा उनका सुझाव माने तो माने या नहीं माने, तो इसलिए धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की क्या है, पावर बिल्कुल 0 होती है। लोकसभा राज्यसभा का सुझाव मानने या नहीं मानने के लिए स्वतंत्र है। अगर लोकसभा चाहे तो राज्यसभा के सुझाव को धन विधेयक पर मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। 14 दिन में वापसी न होने पर विधेयक पारित माना जाता है। अगर मान लीजिए राज्यसभा है, उसको 14 दिन के भीतर धन विधेयक पर अपना क्या देना होता है, सुझाव देने होते हैं। अगर 14 दिन में वो वापसी नहीं करते हैं धन विधेयक को, तो उस विधेयक को क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। तो ये धन विधेयक होता है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जिसका आर्टिकल 110 में उल्लेख है। राज्यसभा धन विधेयक के ऊपर ना तो उसको अस्वीकार कर सकती, ना ही उसमें कुछ संशोधन कर सकती। वो अपना सुझाव दे सकती है, 14 दिन के भीतर उसको अपना सुझाव देना होता है। अगर जो राज्यसभा सुझाव दे रही है, लोकसभा चाहे तो उनका सुझाव मान सकती है, अगर नहीं चाहे तो वो उनका सुझाव नहीं भी मान सकती। अगर 14 दिन के भीतर राज्यसभा उस विधेयक को वापिस नहीं करती है, अगर पारित नहीं करती है, तो फिर भी उसको पारित माना जाता है। वार्षिक बजट पर केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। कटौती प्रस्ताव होते हैं वो भी केवल लोकसभा में ही लाए जाते हैं। सरकार को धन खर्च करने की अंतिम अनुमति लोकसभा से ही मिलती है। तो इसीलिए लोकसभा वित्तीय मामलों में बहुत पावरफुल होती है। सरकार को जो धन खर्च करना होता है उसकी भी अनुमति लोकसभा से ही मिलती है। इस प्रकार देश की आय व्यय पर अंतिम नियंत्रण लोकसभा के पास ही होता है। अगर वित्तीय विधेयक की बात की जाए तो वित्तीय जो फाइनेंशियल पावर होती है वो लोकसभा के पास में राज्यसभा से ज्यादा होती है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्यपालिका पर नियंत्रण की। तो लोकसभा सरकार पर नियंत्रण रखती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो लोकसभा में लाया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा से पारित हो जाए, सरकार अपना बहुमत साबित करने में सफल ना हो, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाता है। और जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा सरकार को जवाबदेह बनाती है। लोकसभा का बहुमत ही सरकार के अस्तित्व का आधार होता है। तो जो लोकसभा में बहुमत होता है वो ही सरकार का अस्तित्व का आधार होता है। अगर लोकसभा में सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए तो वो उसको उस चीज को अविश्वास प्रस्ताव बोला जाता है। वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए। अविश्वास प्रस्ताव पास होने का मतलब होता है लोकसभा जो सरकार है उसने लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं किया। जब सरकार लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं करती है तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो पारित माना जाता है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। क्योंकि जो लोकसभा है, लोक सरकार होती है जो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। लोकसभा का बहुमत ही सरकार के अस्तित्व का आधार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम विधायी शक्तियों की। तो लोकसभा कानून बनाने की प्रमुख संस्था है। सामान्य विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा साधारण बहुमत से विधेयक को पारित कर सकती है। किसी विधेयक को कानून बनने के लिए दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। धन विधेयक में लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से अधिक होती है। तो जो लोकसभा है वो कानून बनाने वाली प्रमुख संस्था होती है। किसी भी विधेयक को जब कानून बनाना होता है तो दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक होता है। लोकसभा साधारण बहुमत से विधेयक को पारित करती है। धन विधेयक में जो लोकसभा की शक्ति होती है वो राज्यसभा से अधिक होती है, जिसकी बात हमने आर्टिकल 110 में की। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत आवश्यक होता है। यदि किसी सामान्य विधेयक दोनों सदनों में मतभेद हो, अगर मान लीजिए कोई विधेयक है उसके अंदर दोनों सदनों में मतभेद है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक में लोकसभा की संख्या अधिक होने के कारण उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 543 है, जबकि जो राज्यसभा की सीटें तो कितनी है, 245 ही तो हैं। तो जब लोकसभा की सीटें अधिक हैं और सरकार बहुमत में रहती है लोकसभा में, तो संयुक्त बैठक में लोकसभा की संख्या अधिक होने के कारण उसका प्रभाव क्या रहता है, सरकार का ज़्यादा रहता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। इस प्रकार लोकसभा देश में कानून निर्माण की मुख्य संस्था होती है। तो जब अगर कोई भी दोनों सदनों के बीच अगर किसी कानून बनाने में मतभेद होता है तो राष्ट्रपति होता है वो संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक में लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिक होती है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कम होती है। और आपको पता होता है सरकार उसी की बनती है जिसकी लोकसभा में क्या हो, बहुमत हो। इसीलिए जो संयुक्त बैठक होती है उसमें लोकसभा की संख्या अधिक होने के कारण उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है और आसानी से जो कानून होता है वो पास हो जाता है। तो कोई भी विधेयक होता है वो आसानी से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। इस प्रकार लोकसभा होती है वो देश में कानून निर्माण की मुख्य संस्था होती है। अब बात की जाती है न्यायिक शक्तियों की। तो न्यायिक शक्ति में लोकसभा को कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। जैसे लोकसभा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेती है। महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है वो किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। आप उसको लोकसभा से भी शुरू कर सकते हो और राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हैं। अगर दोनों सदनों से विशेष बहुमत से अगर पारित हो जाए तो राष्ट्रपति पद से हटाए जा सकते हैं। तो लोकसभा को कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। लोकसभा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है, जैसे राज्यसभा लेती है। दोनों ही सदनों में महाभियोग प्रस्ताव शुरू किया, किसी भी सदन में आप महाभियोग प्रस्ताव को शुरू कर सकते हैं। आप लोकसभा से कर सकते हो या राज्यसभा से कर सकते हो। अगर दोनों ही सदनों से विशेष बहुमत से अगर पारित हो जाए महाभियोग प्रस्ताव तो राष्ट्रपति पद से हटाए जा सकते हैं। लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया में भाग लेती है। तो जो हमारी लोकसभा होती है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में भाग लेती है।
इसमें राज्यसभा भी भाग लेती है। जैसे न्यायाधीशों को सिद्ध दुराचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। लोकसभा उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में भी क्या लेती है, भाग लेती है। लोकसभा अपने सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करती है। सदन की अवमानना करने पर दंड देने की शक्ति भी लोकसभा के पास होती है। अगर मान लीजिए सदन का कोई भी सदस्य होता है, वो सदन की अवमानना करता है, तो लोकसभा को शक्ति दी हुई है दंड देने की। इस प्रकार लोकसभा कुछ सीमित लेकिन महत्वपूर्ण न्यायिक कार्य भी कर सकती है। तो लोकसभा राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग ला सकती है। जो लोकसभा होती है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या कर सकती है, हटाने की प्रक्रिया में भाग ले सकती है। लोकसभा उपराष्ट्रपति को भी हटाने की प्रक्रिया में भाग लेती है। लोकसभा अपने सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा भी करती है। अगर सदन की अवमानना करने पर वो दंड देने की शक्ति भी लोकसभा के पास होती है। अगर सदन के अंदर कोई उसकी अवमानना कर रहा है तो दंड देने की शक्ति भी लोकसभा के पास दी हुई है। इस प्रकार लोकसभा कुछ सीमित लेकिन महत्वपूर्ण न्यायिक कार्य भी करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोकसभा और राज्यसभा के अंतर की। तो अभी तक हमने लोकसभा के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा। इससे पहले हमने राज्यसभा के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इन दोनों के अंतर के बारे में बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो लोकसभा संसद का निचला सदन है, जबकि राज्यसभा है वो संसद का कौन सा सदन है, ऊपरी सदन है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। तो जो लोकसभा होती है वो निचला सदन कहलाती है, राज्यसभा ऊपरा सदन कहलाती है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो जो हम लोकसभा के सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाते। हम एमएलए को चुनते हैं, जो राज्य विधानसभा में होते हैं एमएलए, और वो एमएलए होते हैं वो किनको चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा अस्थायी सदन होता है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा होती है वो कभी भी भंग नहीं होती। हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा में जो राज्यसभा होती है उनके हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। इसके जो राज्यसभा के हर सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 543 हैं, जिसमें से 530 राज्यों से हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश से हैं। जबकि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 हैं। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, वर्तमान में 543 है। जबकि राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है। और जो ये 245 है उसमें 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जबकि जो 543 जो लोकसभा के वर्तमान सदस्य हैं उनमें कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता। पहले मनोनीत किए जाते थे, उस टाइम लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2020 में किया गया। उसके तहत जो 2 सदस्य थे जिनको एंग्लो इंडियन कहा जाता था उनको हटा दिया गया है, जिसके आधार पर अब ओनली कितने सदस्य रह गए, वर्तमान में लोकसभा में 543 है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे इन दोनों के अंतर की बात। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। तो जो धन विधेयक होते हैं उन पर जो पावर होती है वो लोकसभा की ज़्यादा होती है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। वो ये नहीं कह सकती कि मैं इस विधेयक को स्वीकार नहीं करती हूँ। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन के भीतर क्या देती है, अपना सुझाव देती है। सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो जो हमारी सरकार होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति
नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। तो जब सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। संयुक्त बैठक में लोकसभा की संख्या अधिक होने के कारण उसका प्रभाव भी अधिक रहता है। प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा से होता है जबकि राज्यसभा से भी हो सकता है। वैसे सामान्यतः जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। अगर वैसे ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप प्रधानमंत्री होगा वो लोकसभा से ही होगा, वो राज्यसभा से भी हो सकता है, किसी भी सदन से हो सकता है, लेकिन जो सामान्यतः जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं। लोकसभा जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है जबकि राज्यसभा राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो लोकसभा होती है वो जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है जबकि राज्यसभा राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। तो अभी तक हमने लोकसभा के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतर भी पढ़ा कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या अंतर है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोकसभा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि शामिल होता है, लेकिन 104वां जो संविधान संशोधन 2020 किया गया उसके तहत जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। जो ये 552 थे उसके अंदर अलग अलग होते थे, उसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से थे और कुछ किससे थे, राज्यों से थे। लेकिन बाद जिसमें 530 थे वो केंद्र शासित प्रदेश से, वो राज्यों से थे, और उसमें जो 20 थे वो केंद्र शासित प्रदेश से थे और 2 क्या थे, एंग्लो इंडियन थे। मैक्सिमम 552 थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत जो एंग्लो इंडियन है इसको हटा दिया गया। अब बात की जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में टोटल 543 है, उसमें से जो 530 हैं वो राज्यों से हैं और जो 13 सदस्य हैं वो कहाँ से हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं, तो वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं, जिसमें से 530 राज्यों से हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। और जो सभी सदस्य होते हैं वो पृथक चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे पहले भी भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो सामान्य 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है और नेशनल इमरजेंसी के समय में इसके कार्यकाल को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है 1-1 साल करके। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु वो कितनी है, 25 वर्ष है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। उम्मीदवार है वो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अन्य योग्यताएं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में दी गई है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। यह कार्य संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। भंग होने पर आम चुनाव कराए जाते हैं। तो जब लोकसभा भंग हो जाती है तो क्या कराए जाते हैं, आम चुनाव कराए जाते हैं। और लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। नेक्स्ट, मनी बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो जो मनी बिल होता है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो जो मनी बिल होता है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा इसमें संशोधन की सिफारिश कर सकती है, 14 दिनों में वापस करना आवश्यक होता है। तो राज्यसभा इसमें संशोधन की सिफारिश कर सकती है मनी बिल में। अब लोकसभा उनकी सिफारिश को माने तो माने या ना माने, लेकिन राज्यसभा को 14 दिन में उसको क्या करना होता है, वापस करना आवश्यक होता है। लोकसभा में कोरम कितना होता है, तो लोकसभा में जो कोरम होता है वो कितना होता है, राज्यसभा के समान ही होता है, 1/10। अब ये कोरम का मतलब क्या होता है, लोकसभा में इतने सदस्य तो
मिनिमम उपस्थित होने चाहिए। अगर इतने सदस्य उपस्थित हैं तभी क्या होगी, कार्रवाई चल सकती है, अन्यथा कार्रवाई नहीं चलेगी। अब मान लीजिए लोकसभा में टोटल कितने होते हैं, लोकसभा के सदस्य टोटल कितने हैं वर्तमान में, 543 है। अब 543 का अगर 1/10 किया जाए तो 55 सदस्य अगर लोकसभा में अनुपस्थित हैं तो तभी लोकसभा की क्या चलेगी, 55 सदस्य उपस्थित होने पर मिनिमम अगर 55 सदस्य अगर लोकसभा में सदन में उपस्थित हैं तो सदन की कार्रवाई चल सकती है। तो लोकसभा का कोरम कितना होता है, उनके कुल सदस्यों का कितना होता है, 1/10। तो लोकसभा में कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। कोरम पूरा न होने पर बैठक स्थगित की जा सकती है, यह वैध कार्रवाई सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जीवी मालवंकर थे। कौन थे, जीवी मालवंकर थे। जीवी मालवंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। उन्होंने 1952 से 1956 तक पदभार संभाला था। उन्हें संसदीय परंपराओं का आधार स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो लोकसभा में लाया जाता है। तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो सरकार के विरुद्ध लाया जाता है और वो लोकसभा में लाया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को क्या देना होता है, इस्तीफा देना होता है। लोकसभा के चुनाव किस प्रणाली से होते हैं, तो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। डायरेक्ट जनता उसमें क्या देती है, वोट देती है। लोकसभा का गठन पहली बार कब किया गया था, तो लोकसभा का जो गठन है वो पहली बार 1952 में किया गया था। प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ। ये भारत के पहले आम चुनावों के बाद अस्तित्व में आई। यह संसदीय लोकतंत्र की क्या थी, शुरुआत थी। जो 1952 थी वो संसदीय लोकतंत्र की क्या थी, शुरुआत थी, क्योंकि लोकसभा का गठन पहली बार 1952 में हुआ था। लोकसभा में आरक्षित सीटें किसके लिए होती हैं, तो लोकसभा में जो आरक्षित सीटें होती हैं वो महिलाओं के लिए होती हैं, SC ST के लिए होती हैं, अल्पसंख्यक के लिए, सैनिक के। तो किसके लिए होती हैं, SC ST के लिए लोकसभा में सीटें क्या रहती हैं, रिजर्व रहती हैं। लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो लोकसभा का जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो जो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, यह सामान्यतः विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में आयोजित किया। जब कोई विधेयक है अगर वो एक सदनों से पास नहीं हो रहा, एक सदन से पास होने के बाद दूसरा सदन उसको पास नहीं कर रहा, तो उस समय राष्ट्रपति क्या बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और उस जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो संयुक्त अधिवेशन याद रखिए राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के सदस्य शपथ किसके समक्ष लेते हैं, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो जो शपथ होते हैं वो या तो अध्यक्ष के सामने लेते हैं या प्रोटेम स्पीकर। जो प्रोटेम स्पीकर किसको कहा जाता है, जो एक अस्थायी अध्यक्ष होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। और वो जब तक रहता है जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया गया हो। तो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर के समक्ष शपथ लेते हैं। शपथ के बाद ही सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। लोकसभा सीटों का निर्धारण किस आधार पर होता है, तो लोकसभा की जो सीटों हैं उनका निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उस राज्य की लोकसभा की सीटें भी उतनी अधिक होती हैं। तो लोकसभा सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सीमांकन आयोग समय समय पर इसका पुनर्निर्धारण करता है। यह समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। तो जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक है उसकी लोकसभा की सीटें भी उतनी क्या होती हैं, अधिक होती है। लोकसभा का विघटन कब होता है, तो लोकसभा का विघटन कार्यकाल समाप्ति पर या राष्ट्रपति शासन में या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर या राज्यसभा निर्णय से। तो जब कार्यकाल की समाप्ति हो जाती है तो लोकसभा का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। तो लोकसभा का विघटन कार्यकाल समाप्ति या राष्ट्रपति द्वारा भंग करने पर होता है। विघटन के बाद आम चुनाव कराए जाते हैं और नई लोकसभा का गठन होता है। तो लोकसभा का विघटन या तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है या राष्ट्रपति द्वारा उसको क्या किया जाता है, भंग किया जा सकता है। तो जब लोकसभा का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। विघटन के बाद में आम चुनाव कराए जाते हैं और नई लोकसभा का गठन होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा की मैंने आपको बता दिया जो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं, तो वर्तमान में लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं,
543। लोकसभा का गठन किस आर्टिकल में वर्णित है? जो लोकसभा का गठन है वो आर्टिकल 81 में वर्णित है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मनी बिल कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो मैंने आपको बता दिया मनी बिल कहां प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की संरचना बताता है? तो संविधान का जो आर्टिकल 79 है वो संसद की संरचना बताता है। उसमें बताया गया है कि संसद 3 भागों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के अंदर 3 भाग होते हैं, एक राष्ट्रपति होती है, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। ये संसद के क्या हैं? 3 अंग हैं। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष होता है उसी को क्या बोला जाता है? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो नई लोकसभा के गठन पर प्रोटेम स्पीकर की क्या की जाता है? नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, लोकसभा की पहली बैठक कौन बुलाता है? तो मैंने आपको बता दिया राष्ट्रपति बुलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।